भी करने लगे थे और धीरे धीरे ये एक कल्चर बनने लगा और लोगों को ये लगने लगा कि ब्लैक पीपल लोग स्लेव ही होते हैं। मॉडर्न टाइम की बात करें तो अभी भी लोगों का ब्लैक पीपल को लेकर यही माइंडसेट है और इसमें मीडिया के रोल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज अगर रेशियल अब्यूज बढ़ रहे हैं तो इसमें मीडिया का भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। मीडिया ने भी हमेशा रेस के बेसिस पर ही लोगों को जज किया है और मीडिया की वजह से ही आज 20th सेंचुरी में भी लोग रेस के बेसिस पर जज करते हैं। लेकिन रियल फैक्ट यही है कि हम सब एक ही जैसे हैं। हमारा जीन और हमारा डीएनए एक ही जैसा है। दो ब्लैक पीपल के डीएनए और जीन अलग हो सकते हैं और एक ब्लैक पीपल और एक व्हाइट पीपल के डीएनए और जीन एक ही जैसे हो सकते हैं। इसलिए किसी पर रेशियल कमेंट करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि आप अपने ही जैसे डीएनए और जीन वाले इंसान पर कमेंट कर रहे हैं। द मोस्ट वंडरस मैप एवर प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमनकाइंड। कोई भी साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है और रिसर्च के दौरान जब वो डेटा निकालता है तब वो साइंटिस्ट यही सोचता है कि उसका डेटा एकदम एक्यूरेट हो। लेकिन डेटा की एक्यूरेसी प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट को इंटरप्रिटेशन करना होता है और इंटरप्रिटेशन करने के लिए डिस्कशन करना होता है, डिबेट करना होता है, प्रेजेंटेशन देना होता है। इसके अलावा डेटा की एक्यूरेसी प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट को कॉन्फ्रेंस और सेमिनार भी अटेंड करना होता है। लोगों के सामने अपने डेटा को प्रूव करना होता है। मई 2000 में कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में वर्ल्ड के कई सारे जेनेटिसिस्ट इकट्ठा हुए थे। ये सभी बायोलॉजी के सबसे महंगे, सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एकजुट हुए थे और ये प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसे मैपिंग प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट में क्रोमोसोम के बारे में डीप स्टडी की गई थी और क्रोमोसोम में पाए जाने वाले 3 बिलियन लेटर जेनेटिक कोड को भी डीप स्टडी की गई थी। जिस तरह से अपोलो मिशन में मून लैंडिंग की फोटो ली गई थी और स्पेस से अर्थ की इमेज कैप्चर की गई थी, ठीक उसी तरह मैपिंग प्रोजेक्ट में क्रोमोसोम की कई सारी फोटो ली गई थी और फोटो के थ्रू एक्स और वाई क्रोमोसोम को करीब से देखा गया था और जेनेटिक्स को समझने की कोशिश की गई थी। साइंटिस्ट की माने तो जेनेटिक्स में जितनी डिटेलिंग की जाए उतनी ही कम लगती है। इस मैपिंग प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट को ये समझ में आने लगा कि कैंसर होने की मेन वजह क्या है। जब 2 क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर गलत जगह पहुंच जाते हैं और वहां जुड़ जाते हैं तो इससे हमारे अंदर कई तरह के कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब ये 2 क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं तो ये हमारी जीन को काट देते हैं और जब हमारी जीन्स कट जाती है तो प्रोटीन बनाने वाले सेल का डिवीजन तेजी से होने लगता है, यानी ये अनकंट्रोलेबल रेट से होने लगता है। और जब ये डिवीजन तेजी से होता है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में ट्यूमर बनने लगता है। कुछ ऐसे कैंसर के टाइप होते हैं जिसे हम लो रेजोल्यूशन इमेज के थ्रू देख सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कैंसर के टाइप होते हैं जिन्हें हम टेलीस्कोप का यूज करके भी नहीं देख सकते हैं। उसी तरह हम डाउन सिंड्रोम तभी होता है जब क्रोमोसोम के नॉर्मल पेयर की 3 कॉपीज बनने लगती हैं। टर्नर सिंड्रोम यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाला डिसऑर्डर, ये सिंड्रोम तब होता है जब विमेन में सेकंड एक्स क्रोमोसोम मिस हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी इस सिंड्रोम में मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम होता है और ये सिंड्रोम तब होता है जब मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जेनेटिक मटेरियल के सम को ही जीनोम कहते हैं, यानी हमारे अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल या इंफॉर्मेशन है उसे जीनोम कहा जाता है। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो इसमें हमें डीएनए के कुल 2 बिलियन लेटर मिल जाएंगे। लेटर के बारे में हमने इस समरी के 2 एपिसोड में डिस्कशन भी किया है। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में हुई मीटिंग में लगभग हजारों जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन हजारों जीन आइडेंटिफिकेशन के बाद भी साइंटिस्ट को ह्यूमन डीएनए के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी और आज की डेट में भी साइंटिस्ट ह्यूमन के डीएनए को सही से समझ नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि ह्यूमन डीएनए अपने आप में एक मिस्ट्री है। आजकल अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई इंसान अजीबोगरीब तरह से बिहेव करता है तो हम उसके बिहेवियर को ये कह के जस्टिफाई करते हैं कि इसका इस तरह से बिहेव करना इसके डीएनए में है। ये लाइन सबसे पहले बोली थी यंग ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट इवान बर्नी ने, जब इवान बर्नी कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में हुई मीटिंग में डीएनए के बारे में अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे। कोल्ड स्प्रिंग हार्बर में हुई मीटिंग में सभी जेनेटिसिस्ट ने ह्यूमन में टोटल कितने जीन्स होते हैं इसके बारे में अपना अपना प्रेडिक्शन दिया। ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट पॉल डेनी ने प्रेडिक्ट किया कि 2,91,000 जीन ह्यूमंस में होते हैं, जबकि किसी ने 1,50,000 की प्रेडिक्शन की तो किसी ने 70,000 की प्रेडिक्शन की और इवान बर्नी ने
48,000 ह्यूमन जीन की प्रेडिक्शन की, लेकिन जो रियल नंबर था वो 20,000 था। यानी ह्यूमंस में टोटल 20,000 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में लोगों को ये मालूम हो गया कि ह्यूमंस में ज्यादा जीन्स नहीं होते हैं और ये उस वक्त की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक थी। इसके अलावा इसमें यह भी पता चला कि हर जीन्स की एक खासियत होती है और हर जीन ह्यूमन बॉडी की अलग अलग जगहों पर मौजूद रहता है। जैसे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जिस जीन की जरूरत होती है वो मेल की टेस्टिकल्स में ही पाए जाते हैं। हर जीन की एक जगह होती है और काम करने का टाइम होता है। जैसे जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसके लिए अलग जीन की जरूरत होती है और वो तभी आता है जब फीमेल में एम्ब्रियो बनता है। उससे पहले वो फीमेल बॉडी में नजर ही नहीं आता। यानी जीन्स को ये पता रहता है कि उसे कब और कहाँ काम करना है। इसके अलावा CHX10 जीन, जिसे CHOX जीन भी कहते हैं, ये जीन हमारी आंखों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और अगर ये जीन न हो तो हम अंधे हो जाएंगे। जितने भी जीन्स हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं उन्हें इंट्रॉन्स बार बार इंटरप्ट करने की कोशिश करता है। इंट्रॉन्स DNA का ही एक हिस्सा होता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी के जीन कभी कभी एक्चुअल शेप में नहीं आ पाते हैं। हमारी बॉडी में कुछ स्यूडो जीन्स भी होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, लेकिन उनका हमारी बॉडी के एवोल्यूशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है और ना ही ये हमारी बॉडी के एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इनका म्यूटेशन होता है तो फिर ये हमारी जीनोम में डिकम्पोज हो जाते हैं। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब ये जीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। ये स्यूडो जीन्स हमें चीजें स्मेल करने में और स्मेल करके चीजें गेस करने में हेल्प करते थे। मे बी जब इंसान हंटिंग करता था या जब जंगलों में रहता था तब उसे काफी कुछ स्मेल करना होता था और उसे स्मेल से ही सब कुछ गेस करना होता था। तब इस स्यूडो जीन्स की हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करती थी। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में इंसान की स्मेल करने की पावर कम सी हो गई है क्योंकि अब पोल्यूशन भी बहुत है, जिसकी वजह से हम कई चीजें स्मेल ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्यूडो जीन्स का कोई यूज नहीं हो पाता है। और जब स्यूडो जीन्स का कोई यूज ही नहीं होता तो वो खुद ही डिकम्पोज हो जाता है। स्यूडो जीन्स कुत्तों और शार्क में बहुत ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये स्मेल से ही ज्यादातर चीजों को गेस करते हैं। जापानीज अमेरिकन जेनेटिसिस्ट सुसुमो ओहो ने DNA की एक पर्टिकुलर टाइप को लेकर एक नया टर्म कॉइन किया जिसे जंक DNA कहते थे और इस जंक DNA को लेकर ही 2012 में इवान बर्नी ने एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम यानी ग्रुप बनाया जिसमें उनका पर्पस था कि इसमें ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट रहने वाले नॉन कोडिंग DNA के रोल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और इन नॉन कोडिंग DNA को इवान ने भी जंक DNA कहा। इस ग्रुप के डिस्कशन में कई जेनेटिसिस्ट ने जंक DNA को डार्क मैटर ऑफ द जीनोम कहा क्योंकि जैसे स्पेस में डार्क मैटर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, ठीक उसी तरह से नॉन कोडिंग DNA के बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर इसका काम क्या है। DNA एक मैप की ही तरह है। कभी लगता है कि आपको मैप के बारे में सब पता है और कभी ऐसा लगता है कि आप मैप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब आ रहे हैं, लेकिन जब आप पास पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि अभी और चलना होगा। जब DNA की स्टडी आप करते हैं तो आपको ये लगता है कि बस अब इससे ज्यादा DNA के बारे में किसी को भी नहीं मालूम और ये DNA की इन्फॉर्मेशन का एंड है। लेकिन अगले ही पल DNA में आपको कुछ ऐसा नया मिल जाता है कि आपको फिर से दोबारा नई नई चीजों पर रिसर्च करना होता है। DNA वाकई में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे जितना भी समझा जाए उतना ही इसमें नई नई चीजें मिलती जाती हैं और हम इंसान एक एक्सप्लोरर की तरह होते हैं और आज हम इस दौर में पहुंचे हैं वो अपनी एक्सप्लोरिंग क्वालिटी की वजह से ही पहुंचे हैं। और अभी भी ह्यूमन बॉडी में, हमारे DNA में, हमारी जीन्स में बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करना बाकी है। हमारा जेनेटिक मैप चेंज होता जा रहा है क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। इंटरफेथ, इंटर एथनिसिटी, इंटर लोकेशन मैरिजेस होने लगी हैं और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी हमें होने लगी हैं, जिसकी वजह से हमारी जेनेटिक मैप में भी बदलाव होने लगे हैं। लेकिन हम ह्यूमंस एक अच्छे एक्सप्लोरर हैं। एक दिन इन सब चीजों का भी हल ढूंढ लेंगे और शायद फ्यूचर में जीन को लेकर हमें और इंटरेस्टिंग बातें पता चले। फेट 16 अक्टूबर 2006 को टेनेसी में डेविड ब्रैडली वॉल्ट्रॉप नाम के एक शख्स ने अपनी वाइफ पेनी ब्रैडली और उसकी फ्रेंड लेस्ली ब्रॉडशॉ का बुरी तरह से मर्डर कर दिया था। इस मर्डर केस को मीडिया ने काफी अटेंशन भी दी। डेविड ब्रैडली का अपनी वाइफ पेनी से कई दिनों से इशू चल रहा था।
16 अक्टूबर को जब पेनी अपनी फ्रेंड लेस्ली ब्रॉडशा के साथ घूम कर आई, वैसे ही